ये एक बुरे सपने की तरह था। तुमने क्या किया है? मैं बेगुनाह हूं। मैं अमेरिकन हूं। मैंने ये नहीं किया। मैं कैलिफोर्निया में रहता हूं। मैंने आज तक किसी अमेरिकन को टॉर्चर नहीं किया। मैं मौत के मुंह में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अमेरिका कहा। Come on, आ जाओ! मैं सबका मुंह तोड़ देता। वहां ड्रग स्मगलर्स थे, मर्डरर्स थे और रेपिस्ट थे। मेरी लड़ाई किसी तरह घर पहुंचने की थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं बेवर्ली हिल्स में पैदा हुआ और नॉर्थ रिज की वैली में पला बड़ा। बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहता था कि लोगों में मेरी पहचान बने। मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा हूं। मेरे सारे भाई मेरे डैड के साथ पले बड़े थे और मैं अपनी मॉम के पास बड़ा हुआ। मैं केवल 20 साल का था जब मैंने पहली फिल्म डूड वेज माय कार के लिए शूट किया। एक्टिंग करना मेरे लिए अब सपना नहीं रह गया था। मुझे लगा मेरी मंजिल अब करीब ही थी। हे, बस मुझे एक ब्रेक चाहिए था। ठीक है, मिलता हूं। जॉब के साथ साथ मैं पर्सनल ट्रेनर का भी काम करता था। मुझे वर्कआउट करना पसंद था, फिट रहना पसंद था। मैं ऐसा आदमी था जिसे मुश्किलों में मजा आता था। मैं जानबूझकर ऐसे हालात में खुद को डालता था। मुझे डेटिंग के दौरान बहुत मजा आया। वो बहुत अच्छा वक्त था। फिर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो एक एक्ट्रेस थी। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। हम साथ में बहुत खुश थे। मुझे लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया था और अचानक ही हे बेबी, उसने किसी और के लिए मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया। मुझे बहुत बुरा लगा। सबको पता था मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। हे एरिक! रे एक अमेरिकन था जिसे मैं हफ्ते में 3-4 बार ट्रेनिंग देता था। वो मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया था। और क्या चल रहा है? तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत बुरा हुआ। वो तो उसे मुझे देखकर ही पता चल गया था। उसने मुझसे कहा कि देखो तुम्हें मेरी खातिर घूम कर आना चाहिए। वो पूरी दुनिया में लोगों को भेजता था और उनसे लेदर गुड्स इंपोर्ट करवाता था। मैं समझा नहीं, तुम उसे कुरियर से क्यों नहीं मंगवा लेते? किसी और को हम वहां भेज कर ये बताते हैं कि ये कपड़े उसके इस्तेमाल के हैं और हमारा 55% इंपोर्ट टैक्स बच जाता है। यूएस वापस आकर इंपोर्ट टैक्स बचाना मुझे कोई बड़ा अपराध नहीं लग रहा था। मैं जेल भी जा सकता हूँ ना? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोग सामान जब्त कर लेंगे या फिर जुर्माना लगाएंगे। मैंने पूछा तुम इसके लिए मुझे पैसे दोगे? जाहिर है तुम्हें इसके $800 मिलेंगे। मुफ्त की छुट्टी, $800। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है। मुझे लगा कि इसमें मजा आएगा और मैं इस एडवेंचर का हिस्सा बनना चाहूंगा। मैं इस्तांबुल पहुंचा। टर्किश ड्राइवर्स को हॉर्न बजाने में बहुत मजा आता है। पुप 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 पुप। मैं नहीं जानता था कि क्या करना है। बस इतना जानता था कि मुझे किस होटल में जाना है। होटल से ठीक पीछे एक बहुत बड़ा बाजार था। मुझे वहां घूमने में बहुत मजा आ रहा था। वहां की हिस्ट्री, वहां के कल्चर, वहां के लोगों को देखकर अच्छा लग रहा था। अमेरिका से पहली बार बाहर जाकर अच्छा लग रहा था। जिस दिन सुबह मुझे जाना था, रे ने अपने आदमी को मुझसे मिलने के लिए मेरे होटल में भेजा। हे, कैसे हैं आप? उस आदमी को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। गाड़ी बाहर खड़ी है, चलें? सब कुछ ठीक दिख रहा था। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। वहां एक ट्रक को सूंघने वाला स्निफिंग डॉग था। मुझे कभी कोई शक नहीं था, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। और फिर डॉग ने मेरे बैग को सूंघा।
मैंने सोचा ओ माय गॉड इसमें ड्रग्स हैं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज मेरे साथ आइए। श्योर। मुझे लगा शायद इसने लेदर गुड्स को सूंघा होगा। पासपोर्ट दिखाइए। आप टर्की में क्या करने आए थे? मैंने उससे कहा मैं यहाँ लेदर गुड्स लेने के लिए आया था और इसके अलावा मेरी आने की कोई वजह नहीं थी। आप क्या करते हैं? मैं एक एक्टर हूँ और यूएस में रहता हूँ। यूएस में? हाँ, मैंने सेवेंथ हेवन, बाउंस, डूड वेयर्स माय कार में काम किया है। ओह, वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाइस। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आप जा सकते हैं। ऑलराइट। और मैंने बड़े आराम से कस्टम्स को पार कर लिया। रे वहां मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए मेरे साथ गया। उसने मुझसे कहा कि देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे तो जैसे किसी तरह की फिक्र ही नहीं थी। हाँ, तुम ठीक कह रहे थे। मैंने सोचा कि फिक्र करने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं उस आदमी पर भरोसा करता था। मैं जब यहाँ से गया था तो बहुत डिप्रेशन में था और जब वापस आया तो बहुत खुश था। तो मेरे लिए दोबारा जाना चाहोगे? अगले हफ्ते के बारे में क्या ख्याल है? हा? मेरे पास वक्त ही नहीं था और मैं अपने एक्टिंग के काम में बहुत बिजी था, पर मैं इस काम को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के लोगों को भी इस काम में जोड़ना चाहा। हे रे, कैसे हो दोस्त? मेरे भाई पीटर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मैंने उसे भी मिलवा दिया। हे पीटर, मेरे लिए घूम कर आओगे? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। गुड, अच्छी बात है। डैनियल पर्ल का पाकिस्तान में अपहरण हुए आज 9 दिन हो चुके हैं। वो कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। यहाँ हाँ, तक पीटर। कि किसने उसका अपहरण किया ये मेरे भाई ने मुझे फोन किया और कहा कि वो नहीं जाएगा। सरकार और क्या मतलब तुम नहीं जाओगे? मामले की छानबीन और उसने कहा कि उसे टर्की नहीं पाकिस्तान भेजा जा रहा है, इसलिए वो नहीं जाएगा। केस के बारे में डैनियल आप पर्ल का कुछ ही दिन पहले अपहरण किया गया था। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में पर्ल के एडिटर कोई भी के साथ पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। लगातार संपर्क बनाए डोंट वरी, मैं हुए उससे हैं। बात करता हूँ। अगर अमेरिका ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम डैनियल को मार देंगे। उनकी मांगों में शामिल है अपने दोस्तों के लिए पीटर नहीं जाएगा। अब देखना ये है अपने भाई से कहो कि वो जाए। का क्या जवाब देती है। तुमने उसकी सिफारिश की थी, तुमने कहा था उसके लिए, और अब ये हो रहा है। इसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। पीटर ये नहीं करेगा। तुम्हारी वजह से मैं पूरी तरह फंस गया हूँ एरिक। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी का काम रुके। ठीक है, मैं उसकी जगह जाने के लिए तैयार हो गया। मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। मेरा विश्वास करो एरिक, तुम्हें बहुत मजा आएगा। अगर मुझे ये बात उस वक्त पता होती जो आज पता है तो मैं रे की जान ले लेता। मैं उसे जान से मार देता और मुझे कभी भी इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहां एक आदमी खड़ा था, एक नैपकिन पेपर पकड़े हुए जिस पर मेरा नाम एरिक आइडे लिखा हुआ था। हे, कैसे हैं आप? गुड। पहला शब्द जो आदमी के मुंह से निकला, रे ने गड़बड़ कर दी है। उसने कहा कि हम अभी मजे करने जाते लेकिन अभी हमें कराची वापस जाना पड़ेगा उन सभी जैकेट्स को लेने के लिए। और मुझे लगा हम वापस कब तक आएंगे? तुम्हें कब तक जाना है? फ्राइडे। हम फ्राइडे तक वापस आ जाएंगे। रे ने मुझसे कहा था कि मुझे वहां घुमाया जाएगा, लड़कियों से मिलवाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पाकिस्तान में आकर जो चीजें मेरे साथ होने वाली थी वो बिल्कुल नहीं हुई। मुझे ये सोचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे 5 दिन एक होटल के अंदर रहना होगा। चाबी? मैंने कहा ये तो किसी धर्मशाला जैसा है। मजे करो। तो क्या मैं यहाँ रुकूंगा? तुम्हें बहुत मजा आएगा, मजे करना। नहीं नहीं, मुझे किसी अच्छे होटल में ले चलो। हाँ, एक और बात, बाहर मत जाना, ओके? उसने मुझसे कहा कि बाहर मत जाना क्योंकि ये जगह अमेरिकन्स के लिए सेफ नहीं है। डैनियल पर्ल की खबर न्यूज़पेपर में छाई हुई थी। मैं इतना जानता था कि मुझे डरना नहीं है। मैं बाहर जाऊंगा और जो चाहे वो करूंगा। तो मैं पाकिस्तान की सड़कों पर जॉगिंग करने लगा। मैंने 3 खूबसूरत लड़कियों को देखा। उन्होंने
दुपट्टा लिया हुआ था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे दिख रहे थे। मैंने उनसे पूछा, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम एरिक है, मैं हॉलीवुड से हूँ, एक अच्छा एक्टर हूँ। माय गॉड, तुम्हारी आंखें तो बहुत खूबसूरत हैं। वो इंग्लिश नहीं जानती थी, लेकिन फ्लर्ट करने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो रात का क्या प्लान है? हाँ, तुम सब मेरे साथ चल सकती हो, मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, और मैं जानता हूँ कि मैं दिखने में उतना बुरा नहीं हूँ। तभी एक आदमी किसी दुकान से बाहर आया। ये तुम्हारा भाई है? जाओ यहाँ से। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, ये आदमी करना क्या चाहता है? चलो यहाँ से। मैं कह रहा हूँ अपने हाथ दूर रखो मुझसे। मैं उन लड़कियों से बात कर रहा हूँ। जाओ। अगर दोबारा हाथ लगाया तो। मैंने अपना बैग नीचे रखा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और उस आदमी ने मुझे जोर से धक्का दिया। देखो, मुझे धक्का मत दो। मैं कह रहा हूँ धक्का मत दो। लोग मुझे घेरने लगे तो मैंने उसे छोड़ दिया। मेरा बैग कहाँ है? और मेरा बैग गायब हो गया। मेरा बैग कहाँ है? एक झटके में। मेरा बैग कहाँ गया बताओ मुझे, चोर कहीं के। मैंने कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं जो पाकिस्तान की सड़कों पे घूम रहा है। गुरुवार की सुबह फोन की घंटी बजी। हेलो। वो आदमी बैग लेकर आ चुका था। वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर आया था। Hey. हाय। उसमें सिर्फ 7 ही जैकेट्स थे। ये एक अजीब सी बात थी और ये मुझे ठीक नहीं लगा। ये तो सिर्फ एक सूटकेस है, वो भी इतना छोटा। ये उसका पहला ट्रिप है, देखते हैं काम कैसा होता है, फिर ज्यादा भी भेजेंगे। और रे को डील भी बहुत अच्छी मिल गई है। एक सूटकेस, बात कुछ अजीब लग रही थी। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ठीक है। सच्चाई ये थी कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एक मिनट का इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि सॉरी, तुम्हें थोड़ी दिक्कत हुई। अगली बार हम खूब मस्ती करेंगे एरिक, लड़कियों के साथ भी। मैंने कहा, अच्छी बात है, अगली बार जब आऊंगा तब। दोबारा पाकिस्तान आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मुझे हमेशा वो वक्त याद आता है क्योंकि वो मेरी आज़ादी के आखिरी कुछ लम्हे थे। सभी जानते थे कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है। उनमें से किसी ने भी नहीं बताया कि मैं क्या करने जा रहा था। एक ने भी नहीं। मैं एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। मैं लाइन के पीछे खड़ा हो गया। मुझे एक आदमी ने हाथ से इशारा किया तो मुझे लगा शायद ये लोग मुझे आगे बुला रहे हैं। मतलब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे कोई शक नहीं था, इसलिए कोई डर भी नहीं था। उस आदमी ने पूछा, घूमने आए हो या काम करने के लिए? और मैंने कहा, घूमना ही मेरा काम है। बेवकूफ़ी थी। इसे खोलिए। हाँ बिल्कुल। उसको मेरे बैकपैक या मेरे लगेज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सीधे मेरा सूटकेस खोला और लेदर गुड्स चेक करने लगा। उसने बस यूं ही देखकर छोड़ दिया। ठीक है, अब जा सकते हैं। ओके। तो मैंने उसे बंद किया और तभी एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, क्या आप ड्रग्स ले जा रहे हैं? मैं जरा भी नहीं जानता था कि मैं जो काम कर रहा हूं वो इलीगल है। उन्होंने कहा कि मुझे उनके साथ चलना होगा। लाइनिंग चेक करो। फिर वो मुझे एक वेटिंग रूम में ले गए और मैं सिर्फ यही सोचे जा रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता था कि वो मुझे जाने दे, चाहे तो सूटकेस रख लें, मुझे कोई फिक्र नहीं। मुझे बस अपनी फ्लाइट पकड़नी थी। ये क्या है? ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये अफीम है। मैं उसी वक्त समझ गया कि मेरा इस्तेमाल किया गया है। मैं जान गया था कि रे ने मुझे फंसाया है। उसने जो कुछ मुझसे कहा था वो झूठ था। वो आदमी जिसे मैं कुछ सालों से जानता था और अपना दोस्त समझता था। मैं बता रहा हूँ एरिक, तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा। मुझसे झूठ बोलकर अपने लिए ड्रग्स स्मगल करवा रहा था।
मुझे लगा मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे अमेरिकन एम्बेसी से बात करनी है। उस आदमी ने मुझसे कहा कि एम्बेसी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। हम तुम्हें 5 बजे की नमाज के बाद फांसी पर लटका देंगे। मैं बहुत डर गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे साथ हो सकता है। वो मेरी जान लेने वाले थे और फिर पूछते हैं आपको हथकड़ी लगाएं। उस वक्त तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं था। पकड़ो उसे, रोको उसे, पकड़ो उसे, जाने न पाए। मुझे सिर्फ गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। मैं भागना नहीं चाहता था, मैं बस एक फोन ढूंढ रहा था। ये भागने न पाए, रोको उसे। मैं तेजी से भागा और गलियारे के आखिर में बने एक दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गया और दरवाजे पर फर्नीचर लगाकर उससे बैरिकेड बनाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग दरवाजे को पूरी तरह से काट कर उसे गिरा देंगे। मैंने सोचा अगर मैं मरने जा रहा हूं तो अपनी जिंदगी को बेकार नहीं जाने दूंगा और कम से कम दूसरों को वार्न तो कर ही दूंगा। दरवाजा खोलो। अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो ये बेकार नहीं जाना चाहिए। हम आखिरी बार कह रहे हैं, दरवाजा खोल दो, खोलो जल्दी। मैं 099911411 सब कुछ डायल कर रहा था लेकिन सब बेकार, कोई मतलब नहीं था। मुझे हॉल के बाहर से आवाज आई। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा मुझे एम्बेसी में किसी से बात करनी है। मुझे एक अमेरिकन आवाज सुनाई दी और उसने कहा, तुम किसी अमेरिकन से बात करना चाहोगे? आप क्या एम्बेसी से हैं? उसने कहा DEA। DEA से हूँ। अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, वो लोग मुझे फांसी पर लटका देंगे। फिर उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे? वाह। मैंने कहा आप इस तरह का मजाक कैसे कर सकते हैं? प्लीज हमारे साथ आइए मिस्टर ऑडे। मुझे लगा कि अब DEA वाले आ गए हैं तो वो मेरी मदद करेंगे। मुझे लग रहा था कि रे के अरेस्ट होते ही मुझे छोड़ दिया जाएगा और जो सचमुच का ड्रग स्मगलर है उसे सजा मिल जाएगी। तुम्हें सिगरेट चाहिए? नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। अच्छा, अब तो ड्रग्स लेते हो? नहीं, मैं ड्रग्स नहीं लेता, मैंने कभी छुआ भी नहीं। उसने कहा तुम नहीं लेते, सब लोग लेते हैं और तुम कहते हो तुम नहीं लेते। बताओ एरिक, क्या हुआ? तुम आए क्यों हो मैं यहाँ? रे के कहने पर पाकिस्तान में लेदर गुड्स लेने के लिए आया था। मैं नहीं जानता था कि इसका ड्रग से कुछ लेना देना है। उन्हें मेरी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आप जानते हैं, आपको मौत की सजा नहीं हुई तो कम से कम 20 साल की कैद जरूर होगी। दोस्त, तुम्हारा दिल तो बड़ी तेजी से धड़क रहा है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? वो मुझे फांसी पर लटकाने की बात कर रहे हैं। मुझे अरेस्ट किया जा चुका है। हाँ, मैं डरा हुआ हूं। तुम्हें लगता है तुम में बड़ा दम है? अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने कमजोर हो। यह आपका कैदी है। वो मुझे गुनहगार समझ रहे थे। मजे करना दोस्त। वो मेरी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। यहां मैं सोच रहा था कि मैं फ्लाइट में बैठने जा रहा हूं और दूसरी तरफ मुझे जेल के सेल में डाल दिया गया। वहां बहुत लोग थे, सबकी लंबी दाढ़ियां थी, सबने टोपियां पहन रखी थी। किसी ने कुछ कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उसने क्या कहा। फिर मैंने किसी और को कहते सुना, कौन सा देश? कौन सा देश? अमेरिका। गलती हो गई, मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए। पीछे हटो। पीछे हटो। पीछे हटो। मैं उन लोगों से डरा हुआ नहीं था। मैं ये सोचकर डरा हुआ था कि मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार एम्बेसी से एक लड़की आई। कैसे हैं आप? मैंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसने कहा सच में? नहीं। अब मेरे साथ क्या होगा? वो ये तय कर रहे हैं कि आपको कितने दिन फिजिकल रिमांड पर रखना होगा। फिजिकल रिमांड का क्या मतलब?
वो कोशिश करेंगे कि तुम्हें मार पीट कर तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकाली जा सके। तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा। वो कह रहे थे 10 दिन, मैंने कहा 3 दिन। वो मुझे टॉर्चर करेंगे? वाह, हालात और भी बढ़िया होते जा रहे हैं। मुझे बहुत ही गंदे कॉरिडोर्स और कालकोठरी से होते हुए ले जाया गया। हर जगह लोग चिल्ला रहे थे। बहुत डर था उस जगह। वहां एक बेसमेंट था जहां पूरी तरह से अंधेरा था। अब मुझे डर लगने लगा। उन्होंने मुझसे सिंपल सवाल पूछे, तुम कौन हो? तुम क्या करते हो? तुम कहां से हो? मैं अमेरिका में कैलिफोर्निया का रहने वाला हूं। उसने मुझसे कहा, मैंने आज तक किसी अमेरिकन को टॉर्चर नहीं किया, लेकिन लगता है अब करूंगा। उन्होंने मेरे पैरों से शुरुआत की। तुम्हें ड्रग्स किसने दिए? मुझे नहीं मालूम। उसने डंडे से मेरे पैरों के तलवे पर मारा। उनका नंबर क्या है? वो कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता। तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिला? मुझे उस होटल में दिया गया था जहां मैं रुका था। तुम्हें ये ड्रग्स किसने दिया? मुझे नहीं मालूम। वो लोग कौन हैं? उनका फोन नंबर क्या वो है? कहाँ रहते हैं? मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। आपके पैरों के तलुओं पर लगातार मारते ही जाते हैं जब तक कि वो सूज न जाएं। मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। वो बहुत तकलीफदेह था। मैं नहीं जानता। आखिरकार वो अपने आप सुन पड़ गया। मैं नहीं जानता। मेरा भरोसा करो, मैं नहीं जानता। तुम्हें ड्रग्स कहाँ से मिला? मैं जब तीसरी क्लास में था तो मेरे ऊपर स्कूल बस चढ़ गई थी। वो कहाँ है? नहीं जानता। उससे मेरे पेल्विस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बोलो। लेकिन मुझे उसकी आदत है। ये सब मेरे लिए नया नहीं था। मैं चीख सकता था। कहाँ है वो? टूटा हुआ दिख सकता था, या फिर बेहोश होने तक बर्दाश्त कर सकता था। नहीं जानता। आप क्या कर सकते हैं जब आपके सच पर किसी और को भरोसा ना हो तो? अब बताओगे? मैं नहीं जानता। मैं उम्मीद खो चुका था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब मेरे साथ हो रहा है। तीसरे दिन वो मुझसे कबूल करवाना चाहते थे कि वो ड्रग्स मेरे थे। कबूल कर लो कि वो ड्रग्स तुम्हारी थीं। बस कबूल कर लो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ मेरी बेगुनाही की ताकत थी। मैंने कभी ये कबूल करने के बारे में सोचा भी नहीं। मुझे 1 घंटे के सफर के बाद सेंट्रल जेल ले जाया गया। वो रावलपिंडी में था। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जेल है। इसमें 6000 कैदी थे। चलो। वो बहुत बड़ी जेल थी जिसके बीचों बीच विशाल दरवाजा था।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी किले का दरवाजा हो। वहां कई लोगों के अजीब से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। मैंने कहा वाह, तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूं। जेल के अंदर जाने से पहले वो आपकी तलाशी लेते हैं। एक गार्ड मेरे सामने आकर कुछ हरकत करने लगा। आज तो बॉक्सिंग हो गई अंदर। मैं जानता था कि दरवाजे की दूसरी तरफ कोई अच्छी दुनिया नहीं है, क्योंकि लगातार शोर हो रहा था, जैसे सब मिलकर कुछ कर रहे हों। मैंने सोच लिया था कि इन हालात का सामना मैं जॉन वेन की तरह करूंगा। अगर मुझे फांसी पर लटकाया जाएगा तो मैं सर ऊपर करके आगे बढ़ूंगा, हैंगमैन को सिक्के दूंगा और आंखों में चमक के साथ फंदे को पहनूंगा। अपनी इस हालत के लिए मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। ये सोच सोचकर कि रे ने मुझे फंसाया, मुझे टॉर्चर किया, ह्यूमिलेट किया। मैं जानता था कि थोड़ी ही देर में इन सबको मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, क्योंकि उन सब के बीच जेल में मैं बिल्कुल अकेला था। मैं उन लोगों को धक्के देकर हटा रहा था, घूंसे मार रहा था, नीचे गिरा रहा था। मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं और कभी किसी लड़ाई में हारा नहीं हूं। मैं जानता था कि ये लड़ाई भी नहीं हारूंगा। ये लोग मुझे जानते नहीं थे। आओ, किसे लड़ना है मुझसे? ओह, आ जाओ। मैं अकेला ही तुम सबके लिए बहुत हूं। आ जाओ, आ जाओ। उनमें से कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। मुझे ये देखकर खुशी हो रही थी। मैं उन सबसे इतना मजबूत और फुर्तीला था, क्योंकि मैं अकेला ही उनके लिए काफी था। और फिर मैंने एक आदमी को बैल्कनी से नीचे गिरा दिया, भीड़ के बीचों बीच। मैं समझ गया था कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मौत की सजा वाले कैदियों के साथ रखा गया। जबकि मेरी सजा तय भी नहीं हुई थी। तो क्या अब मुझे फांसी होने वाली थी? मेरा सेल फांसी के तख्ते के पास ही था। मैं उसे देख सकता था। मैं खुद को बस इस बात से तसल्ली दे रहा था कि मैं बेकसूर हूं, और एक दिन जब उन्हें पता चल जाएगा कि रे गुनहगार है तो वो मुझे छोड़ देंगे। मैं घर जाने के लिए बस खुद को बेकसूर साबित करना चाहता था। जेल में मेरे पहले साल के अक्टूबर महीने में एक डीईए एजेंट मुझसे मिलने आया। है, इनमें से किसी को पहचानते हो? मैंने तुरंत कहा, ये रे है। रे को अरेस्ट कर लिया गया है। ये तो कमाल हो गया। ये मेरी आजादी की तरफ पहला कदम था। अब तो आपको पता चल गया, अब तो मुझे यहां से निकाल दोगे ना? आई एम सॉरी एरिक, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब है आपका? आपको असली मुजरिम मिल गया है, फिर भी मैं जेल में क्यों रहूं? रुके रुके, आप ये क्या कह रहे हैं? अब तो मुजरिम मिल गया है तो मैं यहां क्यों रहूं? हम कुछ नहीं कर सकते एरिक।
ये जानते हुए कि मैं बेकसूर हूं वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन आप ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी से हैं। मुझे यहां मौत की सजा हो सकती थी और ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मुझे याद है मैं बहुत निराश था। आप उदास रहते हैं और आपके चारों तरफ सिर्फ निराशा ही होती है, चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो। इन हालात को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनाब, मैंने भाषा सीखनी शुरू कर दी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मेरे लिए थोड़े फल ले आओ। मेरे लिए थोड़े फल ले आओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। मेरी मॉम ने एम्बेसी के जरिए मुझे कुछ पैसे भेजे थे। बचे हुए वापस करना, ठीक है? हाँ ठीक है। और फिर शुरुआत हो गई। क्या बात है? उसने कहा तुम्हें कुछ और चाहिए? फिर मैंने उससे KFC चिकन मंगवाया, उससे आइसक्रीम मंगवाई। आखिरकार मैंने गार्ड से कहा मुझे सेल फोन चाहिए, मुझे सेल फोन चाहिए। उसने कहा वो ले आएगा। मेरे लिए एक सेल फोन ले आओ, ठीक है? इसके लिए मुझे 12,000 रुपए देने पड़े। मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। मुझे डर था कि वो मेरे साथ गद्दारी कर सकता है और फिर इसके लिए मुझे जान से मार भी दिया जाता। ये लो, पकड़ो इसे। ओ, तुम ले आए, शुक्रिया। मैंने अगले ही दिन सेल फोन से अपनी मॉम से बात की। मॉम, मैं बोल रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने ये सब नहीं किया और वो मान गई कि मैंने नहीं किया। माँ, मैं बेकसूर हूँ। मेरी माँ फोन पर रो पड़ी। उन्होंने पूछा वो लोग तुम्हारे साथ कैसा सुलूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा एरिक, मैं तुम्हें वहाँ से छुड़ा लूँगी। माँ, मुझे अब रखना होगा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, ठीक है? किसी अपने की आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। मैं अब सारी दुनिया से कटा हुआ नहीं था, मुझे अच्छा लग रहा था। 3 जनवरी को मुझे कोर्ट ले जाया गया, जहां जज ने मुझे बस बहुत ही थोड़ा समय दिया था। मेरे लॉयर ने मुझसे कहा एरिक, तुम बहुत जल्द घर जाने वाले हो। हमने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रास्ता निकाला। तुम्हें जज को $1,000 देना है और वो तुम्हें 2 साल की सजा सुनाएगा। और क्योंकि तुमने पहले ही इतना वक्त जेल में गुजार लिया है, इसलिए तुम 4 महीने के अंदर घर जा सकते हो। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। ओके, तुम्हें अपना जुर्म कबूल करना होगा और वो तुम्हें 2 साल की सजा जुर्म कबूल करना होगा? लेकिन क्यों? मुझे जुर्म क्यों कबूल करना होगा जब मैंने किया ही नहीं है? क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है। तुम जुर्म कबूल करो, जज को कुछ पैसे दो और घर चले जाओ। यह बहुत ही मुश्किल फैसला था। उस जुर्म को कबूल करना था जो आपने किया ही नहीं, और फिर सारी जिंदगी अपने चेहरे को आईने में देखकर अपने ही ऊपर शर्मिंदा होना था। इस जगह तक आते आते मेरा घर छूट चुका था, मेरे पैसे जा चुके थे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। अब मेरे पास सिर्फ मेरा स्वाभिमान था। तुम्हें जुर्म कबूल है? दरअसल मेरे लॉयर ने ही मुझे इस फैसले में मेरी मदद की। उसने कहा, एरिक, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तुम्हारा स्वाभिमान या आजादी। मैंने उसी वक्त फैसला लिया कि मैंने ये नहीं किया है, और जो जुर्म मैंने नहीं किया था मैं उसे कबूल नहीं करने वाला था। मेरे लिए मेरा स्वाभिमान मेरी आजादी से ज्यादा बड़ा था। योर ऑनर, मैं बेकसूर हूं। सभी लोग शॉक्ड रह गए। जज ने कहा, प्रोसिक्यूशन ने तुम्हारे खिलाफ इस केस को साबित कर दिया है। मैंने कहा, जरूर किया होगा। उन्होंने कहा, 7 साल। अगर मैंने जुर्म कबूल किया होता तो छूट जाता, क्योंकि मैंने खुद को बेकसूर साबित करना चाहा, इसलिए मुझे 7 साल की सजा मिली। मैं बेकसूर।
मैं देखता हूँ, ठीक है? बहुत से लोग सोचेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, उन्हें लगेगा मेरा स्वाभिमान ही मेरी बर्बादी का कारण है, लेकिन आखिरकार मैं खुद को आईने में देखने लायक तो रहूंगा जिसे मैं देखना चाहता था। जेल जाने से पहले मेरे पास सब कुछ था और जिंदगी ने मुझे जो कुछ भी दिया था उससे मुझे हमेशा शिकायत रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मेरे खाने के लिए फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। जेल ने मुझे एहसास कराया कि मेरी जिंदगी की छोटी से छोटी चीज कितनी कीमती और खूबसूरत है। ठंडी रातों में सड़कों पर घूमना, फिर वापस अपने घर में आ जाना, कंबल के नीचे जाकर टेलीविजन के चैनल बदलना, कहीं भी जाना, बात करना, भागना, दौड़ना, ये सब ऐसी लग्जरीज हैं जिनकी कीमत का एहसास मुझे जेल जाने से पहले कभी नहीं था। मॉनसून सीजन अक्सर जुलाई और अगस्त में आता है। पानी जमा होने की वजह से कॉकरोचेस भी बाहर आ जाते हैं। मुझे लगा जैसे मेरे सिर के एक हिस्से में दांत के दर्द जैसा दर्द हो रहा है। मेरे कान इन्फेक्टेड हो गए थे, उनमें फंगस लग गया था। मैं बहुत दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जब कोई चीज आपके कान के अंदर हो जिसे आप खुजला भी नहीं सकते तो ऐसा लगता है जैसे आपके सिर में कोई कीड़ा गया हो। उन्होंने किसी अजीब से डॉक्टर को बुलाया। पता नहीं क्या हो गया, मेरे कानों में भयानक दर्द हो रहा है, जानलेवा दर्द। ना मैं सो सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ और ना ही पढ़ सकता हूँ। ये क्या है? फिर चीजें और बुरी होने लगी। ओह गॉड, ऐसे इलाज करते हैं किसी का? ओह गॉड। ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मेरे दोनों ईयर ड्रम्स को फोड़ दिया। वो इतना दर्द कर रहा था कि मेरे बर्दाश्त के बाहर था। ना मैं सोच पा रहा था, ना सो सकता था और खाना भी मुश्किल से खा पाता था। सिर्फ एक बार मैंने सुसाइड के बारे में सोचा था और वो भी अपने कानों की वजह से। मैं खुद से कहता था कि सिर्फ 5 मिनट और, बस 5 मिनट और। मेरे हर दिन का मकसद होता था कि मैं सिर्फ 5 मिनट और जिंदा रह जाऊं। इनमें एक दिन तो बहुत ही बुरा गुजरा था। हमारे सेल में गोल्ड लीफ नाम का एक इंचार्ज आया था। वो कैदियों को तब तक मारने के लिए बदनाम था जब तक कि वो उसे गोल्ड लीफ सिगरेट्स खरीद कर नहीं दे देते थे। वो कई 100 कैदियों को पीट पीट कर जान से मारने के लिए भी काफी बदनाम था। उसका कोई ज़मीर नहीं था। मुझे 500 रुपए दो। और मैं किसी भी तरह उससे उलझना नहीं चाहता था। मुझे 500 रुपए दो। मैंने उससे कहा, चलो निकलो यहाँ से। चलो जाओ, चलो निकलो यहाँ से। उसके पास एक छोटा डंडा था। वो जैसे ही मुझे मारने आया, मुझे याद है मैंने उसका हाथ पकड़कर उसी के हाथ से पीटना शुरू कर दिया। मैं अपना आपा खो बैठा था और मैंने उस आदमी की बहुत ही बुरी तरह से पिटाई कर दी। आप दूसरे गार्ड्स के साथ झगड़ सकते थे, आप दूसरे कैदियों के साथ लड़ाई कर सकते थे, लेकिन आप गोल्ड लीफ के साथ लड़ाई नहीं कर सकते थे। मैंने उसे किसी बैग की तरह घसीटकर अपने रूम से बाहर फेंक दिया। और खुद को अपने सेल में 2 चीजें करते हुए बंद कर लिया, तैयारी और प्रे। मैंने पहली बार प्रे किया था। मैं कभी रिलीजियस नहीं रहा। मैंने गॉड से कहा, अगर आपने मुझे यहां से बाहर निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात होगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि यहां मैं हूं, जहां मेरा भाई या मेरा दोस्त भी हो सकता था। मेरी फैमिली को कहना कि मैं उनसे प्यार करता हूं। मुझे इतनी ताकत देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का सामना कर सकूं। मैंने मुंह के अंदर अपने गम्स पे टिश्यू पेपर डाल लिए। मैंने सर पे बीनी डाल लिया। मैं लड़ाई पर जाने के लिए तैयार था।
मैं सबको ये बता देना चाहता था कि मैं बिना लड़े हार नहीं मानने वाला। मैं खुद को नहीं मार सकता था, इसलिए चाहता था कि ये लोग मुझे मार दें। उस दिन हर गार्ड अपने स्टेशन से आया था मुझे मारने के लिए। मैंने हार नहीं मानी, पर मेरे शरीर ने मान ली। मैं इतना थक चुका था कि मैं चीख भी नहीं पा रहा था, ना मैं रो पा रहा था। मैं शॉक्ड हूं कि मैं आज भी अपनी बाईं आंख से देख सकता हूं। मेरी हड्डियों से जान निकल रही थी। मेरे कंधे जैसे टूटकर झुक चुके थे। मुझे इस तरह पकड़ा गया था और मेरा दायां हाथ तोड़ दिया गया था और मेरी उंगलियां भी। मुझे याद है मैं सोच रहा था कि बस इसे अब खत्म कर दो। क्या हो रहा है यहाँ? फिर मुझे सुपरिटेंडेंट की आवाज सुनाई दी। इसके पास ड्रग्स मिली। गोडलीव उसे बता रहा था कि उसे मेरे पास ड्रग्स मिली हैं और मैंने उस पर हमला किया है। मैं डरा हुआ था कि अब मेरे साथ क्या होगा। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्या हुआ था? ये आदमी मुझसे 500 रुपए मांग रहा था और मैंने इसे मना कर दिया। ये मुझे लूट रहे थे, ये मुझे जान से मार देंगे। इसके पास ड्रग्स मिली। क्या तुम्हारे पास ड्रग्स हैं? ये झूठ बोल रहा है। सर मेरा यकीन कीजिए, इसके पास। बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। उसने उसी वक्त गोल्डलीफ को नौकरी से निकाल दिया। अगर सुपरिटेंडेंट नहीं आता तो शायद मुझे मार दिया जाता। मेरी मौत हो जाती और मैं यहां नहीं होता। उसके बाद तो जैसे दिन रात मेरे ही थे। मेरी वजह से उस राक्षस के चले जाने के बाद सभी लोग मेरे बहुत एहसानमंद हो गए थे। मैं सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले कैदी से सबसे ज्यादा इज्जतदार कैदी बन गया था। ये कमाल की बात थी, क्योंकि जब मैं जेल में आया था तो सबसे लड़ रहा था। यह बहुत अच्छा बदलाव था, क्योंकि मैं कभी नहीं बदला, वो सब बदल गए। मैं हमेशा खुद के बारे में सोचा करता हूं कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहा और सिर ऊंचा करके बाहर निकला। मेरी खुशी और सुकून का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे बेटे तुम आ गए। मुझे ऐसे मेरी मॉम मेरे लिए सब कुछ है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो आ गया है। ऐसा लगा वो अब कभी नहीं आएगा, पर अब भगवान की दया से। इतने ज्यादा लोगों को देखकर अच्छा लग रहा था। बहुत से जाने पहचाने चेहरों को भी देखकर अच्छा लग रहा था। अच्छा लगता है सोचकर कि इन लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। वहां पर आपको कैसा लगा? ये 3 साल आपके लिए कैसे गुजरे? मैं इन चीज़ों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं लकी हूं कि आज इस वक्त यहाँ पर हूँ। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। वेलकम होम एरिक। गॉड ब्लेस यू माय सन। इन सारे अनुभवों ने मुझे सिखाया कि जिंदगी में क्या चीजें जरूरी हैं, और ये मुझे याद दिलाता रहता है कि जिंदगी में हर चीज कितनी कमाल की है। मैं कितना लकी हूं ये जानने के लिए मेरा जेल जाना जरूरी था।